हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, जो आज हम लोग सीटीपी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि 2011 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न होंगे सभी हम लोग मतलब इंडिविजुअली करेंगे। तो सभी को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसमें हम लोग आज देखेंगे 2019 के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा जो कि यहाँ पे आपको यह क्लास मिलती रहेगी, और यह क्लास आपको डेली सुबह 11 बजे यहाँ पे क्लास मिलेगी। तो बताइएगा, क्वेश्चन पहला है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रतिनिधि दिया है? गोलमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, जॉन मेयर ने दिया है, और गार्डनर ने दिया है। तो यह आपसे पूछा जाएगा बहुविमात्मक क्या है। तो यह आप याद रखना, बहुविमात्मक जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक ना, याद रखना इसी को कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये आप लोग याद रखना, बहुबुद्धि आपसे पूछा जाएगा तो इसी को कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक ना। यह बात है याद रखना, तो इसी को कहा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। और किसने दिया है? तो यह इसे दिया है, आप लोग याद रखना, इसे हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को 8 प्रकार की बताई है, ठीक ना। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो कि इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था। अगर पूछा जाए तो यह 1983 में यह सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, ये भी आप याद रखना। तो यह पूछा जाता है वह कौन कौन सी बुद्धि बताई, ये भी आप याद रखना। देखिएगा, पहला जो बताया था उन्होंने बताया था भाषाई बुद्धि, याद रखना, भाषाई बुद्धि होती है। उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक बुद्धि, याद रखना, प्राकृतिक इन्होंने बताई प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक ना, प्राकृतिक, याद रखना, प्राकृतिक बुद्धि होती है। उसके बाद इन्होंने तार्किक, इसको बाद याद रखना, तार्किक बुद्धि बताई थी, तार्किक गणितीय बुद्धि, याद रखना, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई थी। उसके बाद चौथी जो बुद्धि बताई थी इन्होंने स्थानिक बुद्धि, ठीक है, स्थानिक बुद्धि बताई थी। उसके बाद पांचवी जो बुद्धि बताई थी, पांचवी बुद्धि की बात की जाए तो यह बुद्धि थी शरीर गति बुद्धि, ठीक है, शरीर गतिक बुद्धि। क्या है? शरीर, याद रखना, शरीर गतिक बुद्धि, ठीक है ना, शरीर गतिक बुद्धि बताई थी, ये भी आप याद रखना। उसके बाद इन्होंने बताया था संगीत बुद्धि एक बताया था। संगीत बुद्धि यहाँ पे देखिएगा, यह क्वेश्चन छठ है, यहाँ पे लिखते हैं। तो यह संगीत बुद्धि बताए थे, संगीतीय बुद्धि, संगीत बुद्धि बताए थे। उसके बाद सातवां की बात की जाए तो सातवां जो है यह जो इसे कहा जाता है व्यक्तिगत पद बुद्धि, ठीक है, इसे हिंदी में व्यक्तिगत पद बुद्धि कहा जाता है। और एक आठवां जो था उसे व्यक्तिगत स्वबुद्धि कहा जाता है। तो इसको आप लोग इतनी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन जो अपने यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन की बात की जाए तो गोलमैन ने देखिएगा सामवेगिक बुद्धि बताई थी। कौन सी बुद्धि? सामवेगिक, ठीक ना, सामवेगिक बुद्धि बताई है, ये भी आप याद रखना, सामवेगिक बुद्धि बताई है। स्पीयरमैन ने कौन सी बुद्धि बताई है? तो स्पीयरमैन ने, याद रखना, द्विकारक बुद्धि, ठीक ना, द्विकारक, या इससे GS फैक्टर बुद्धि, याद रखना, GS फैक्टर बुद्धि इन्होंने बताई है। तो यह द्विकारक और GS फैक्टर बुद्धि किसने बताई है? तो यह स्पीयरमैन ने। तो यह आप याद रखना, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन से चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, बताइएगा। डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का यह विकार है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार होता है। इसमें क्या दिक्कत होती है? पढ़ने वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो डिसलेक्सिया क्या एक बच्चों में विकार होता है, ठीक ना। इसमें क्या बच्चा करता है कि वह वर्णमाला को अच्छे से कठिनाई वह नहीं पढ़ पाता है, अक्षरों को उल्टा पढ़ता है। जैसे डब्लू को पढ़ेगा यम पढ़ देगा, ठीक ना, डब्लू को यम पढ़ देगा, पढ़ते समय उससे उस वर्डों का लोप कर जाता है, तो वह उससे इस बीमारी में होता है, इस विकार में होता है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का विकार होता है। इसमें आप याद रखना, इसमें जो बच्चों को होता है पढ़ने वर्तनी में यह अशुद्धि होती है, तो वह बातें याद रखना, इसमें कठिनाई होती है, ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की
भूमिका नहीं है, बताइएगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, ये बताइएगा। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यह आपको बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए, यह आपको बताना है। देखिएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में कहा गया है यह शिक्षक को, ठीक है, बच्चों के लिए। उसके बाद शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह देखिएगा यही गलत है। तो यह पूछा है हमारा, देखिएगा जो शिक्षक होता है निःशक्त, जो बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक ना, उनमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वह अपने कमी को दूर कर सके, ठीक ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जो कि बच्चे और मोटिवेट होकर अच्छे काम करें। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी बात सही है। शिक्षक को सीखने के लिए बच्चों को अधिक समय देना चाहिए, तो वो भी आप याद रखना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तो ये आप बताइएगा इसमें क्या करना चाहिए बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए। तो इसमें देखिएगा, कभी भी बच्चों को हतोत्साहित मतलब उससे डांटना नहीं चाहिए, ठीक ना, तो यह हमारा नहीं होना होगा। यहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उन्हें कि प्रश्न पूछे हमसे, ठीक ना। रोक देना चाहिए, बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे हमसे क्या करें, प्रश्न पूछें कक्षा में, ठीक ना। तो यह आप याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलेगा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधी है, बताइएगा, शारीरिक विकास में, सामाजिक विकास में, भावात्मक विकास में, नैतिक विकास से, यह बताइएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, बताइएगा इसमें से बच्चे की वृद्धि जो होती है मुख्यतः कैसे होती है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, तो बच्चे की वृद्धि की बात की जाए तो यह बताइएगा। देखिएगा, जो बच्चे की वृद्धि होती है वो होती है कैसी? वह उसके जो शरीर होता है उसके विकास में हमेशा परिवर्तन होता रहे। उसका जो कोशिका होती है वो गुणात्मक वृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है, ना, अभिवृद्धि होती है। तो यह आप याद रखना कि उसके आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में, सब में वृद्धि होती है। यह गर्भाधान से लेकर यह प्रौढ़ा अवस्था तक यह वृद्धि होती रहती है, ठीक ना। तो इतनी बातें याद रखना जो कि इसमें कहा गया। तो यह हमारी जो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः होती है तो वह शारीरिक विकास से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा यह कब से होती है। देखिएगा, यहाँ पे पूछा है तो शैशवावस्था जो होता है हमारा 0 से 2 वर्ष का होता है, ठीक ना। और उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है हमारी 6 से 11 वर्ष की होती है, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 5 वर्ष की होती है। और गर्भावस्था तो बच्चे से गर्भ होता है, गर्भ से ही होता है। वो याद ना, जब बच्चा गर्भाशय में जाता है तब से वह जब तक जन्म नहीं लेता है। तो यह आप याद रखना कि जो हमारा मानव विकास का प्रारंभ होता है तो वह गर्भावस्था से होता है, ठीक ना। वह गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जिसमें वह बच्चा हमेशा विकास वृद्धि करता रहता है। तो यह बातें याद रखना, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन से होगा मानव विकास का प्रारंभ जो गर्भावस्था से ही होता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तकें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? E.L. थांडाइक की है, B.F. स्किनर की है, R.M. गेने की है, और I.P. पालाव की है। यह आपको बताना है जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है यह किसकी है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे R.A. गेने की, जब द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है R.A. गेने की पुस्तक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। यह आप याद रखना। उसके बाद जो थांडाइट की पुस्तक है वो भी आप याद रखना। तो उन जो थांडाइट की पुस्तक है उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक ना। एनिमल इंटेलिजेंस जो कि थांडाइट की पुस्तक है। और इनकी एक और पुस्तक है थांडाइट की, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद स्किनर की जो पुस्तक है उसको भी ध्यान रखिएगा। द स्किनर की जो पुस्तक है उसका नाम है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। क्या नाम है? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। इसको यह
स्किनर की पुस्तक है। उसके बाद IP पावलोव की पुस्तक अगर पूछा जाए तो इसका नाम है यहाँ पे इसका नाम जो याद रखना, कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक ना, कंडीशन रिफ्लेक्स वे लेक्चर ऑफ कंडीशंस, इसका पुस्तक का नाम है। ये पावलोव की पुस्तक है। तो इसमें जो हमारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है वो RA गैने की पुस्तक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा है? तो यह किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था कहा है। यह किसका कथन है? देखिएगा, यह कथन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि हर एक साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा लिखा गया जो परिभाषा होती है वो भी एग्जाम में आती है। तो ये आप याद रखना, जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व यहाँ पे विरोध के साथ साथ तूफान भी होता है ना, तूफान की अवस्था होती है, तो वह किसने कहा? तो यह आपको याद रखना होगा, वह कहा है स्टेनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। तो यह प्रश्न आप याद रखना, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह इन्होंने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में भारतीय समय में कुल कितना समय लगता है? ये आपको बताना है। 36 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है और 30 मिनट लगता है। तो यह आप याद रखना, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, आप लोग टीचिंग लर्निंग किए होंगे तो उसमें कितने मिनट का होता है? तो आप लोग याद रखना 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट जो होता है वो 6 मिनट का बटा होता है। इसमें से आपको याद ना, सूक्ष्म जो चक्र होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है वो 36 मिनट का होता है। उसमें हम लोग 6 मिनट का विभाजन करके उसका हम लोग क्या करते हैं, उस प्रकार विभाजन होता है। जैसे हम बता सकते हैं यहाँ पे कि पहला जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पाठ योजना निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पहले पाठ योजना निर्माण करते हैं, योजना निर्माण करते हैं। यह आप याद रखना, पाठ योजना निर्माण करते हैं, यह 6 मिनट का होता है, ठीक ना, यह 6 मिनट का होता है। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा वो होता है शिक्षण, ठीक ना। क्या होता है? शिक्षण होता है, ये भी कितने मिनट का है? 6 मिनट का होता है, ये भी आप याद रखना 6 मिनट का। तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा की बात की जाती है प्रतिपुष्टि या पोषण, इसे कहा जाता है प्रति, याद रखना यहाँ पे प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, पुष्टि, याद रखना प्रतिपुष्टि या पोषण, ठीक ना, या पोषण। यह भी कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है। फिर हमारा 4 नंबर पे जो आता है वह याद रखना पुनः पाठ योजना। क्या होता है? पुनः पाठ योजना, पुनः पाठ योजना जो होता है ये भी 6 मिनट का होता है। फिर पांचवा जो हमारा आता है, पांचवा में जो आता है हमारा पुनः शिक्षण, फिर पुनः हमें शिक्षण करना है, पुनः शिक्षण करना है, यह आप याद रखना। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे पांचवा के बाद छठा आता है, छठा नंबर पर, तो वो आता है हमारा पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। क्या होता है? पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि आता है। तो यह बातें याद रखना, पुनः प्रतिपुष्टि आता है, ये भी 6 मिनट का होता है, ये भी 6 मिनट। जब इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारा कितने मिनट हो जाता है? तो यह 36 मिनट होता है। इतनी बातें आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपसे पूछा जाएगा, यह तो बताइएगा यह कथन किसने कहा है। यह कथन आपको याद रखना होगा कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो इसमें आप याद रखना, वो आपको याद रखना होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा ये कहा है रॉस ने, ठीक ना, रॉस ने कहा है, ये बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो बताइएगा, एक शिक्षक जो है एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उससे क्या करना चाहिए, यह आपको बताना है। बताइएगा, इसमें जैसे समस्यात्मक बालक क्या होते हैं कि जो बच्चे चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं। तो उस समय बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिएगा, उस समय बच्चों को हमें करना चाहिए कि बच्चों को हम परामर्श दें, उसे समझाएं, ठीक ना, बच्चों को समझाएं उसे, ऐसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, उसे पुरस्कार देना चाहिए, ठीक ना। यह होता है उस शिक्षक को यह काम करना चाहिए। मधुर तथा सहयोग व्यवहार, जैसे उसे अच्छे
अच्छे भाषा में उसको समझाना चाहिए बच्चों से। तो यह इसका परामर्श होता है। तो इतनी बातें याद रखना, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे? शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के विवृत्तीय विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो यह पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किससे है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इसमें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः होती है वो किससे संबंधित होती हैं, बताइएगा। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं इसमें छात्रों के क्या विकास की बात की जाती है, सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, जिसमें छात्र जो होते हैं, वह रुचि अपने अवधान को क्या करते हैं, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से अपने क्रिया को मतलब प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना। वह आप याद रखना, जैसे बच्चे खेल में, निबंध में प्रतियोगिता जैसे होती है, शैक्षिक भ्रमण जैसे होते हैं, या अंतराक्षरी होती है, नाटक होते हैं, उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह इसके पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमसे पूछा है वह कौन सा सही होगा? तो उसमें क्या होता है, बच्चों छात्रों को सर्वांगीण विकास होता है, ठीक ना। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, इसमें आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, बीएस ब्लूम ने, और यहाँ पे थॉर्नडाइक। बताइएगा, यहाँ से पूछा है, तो यहाँ पे एक हमारा नहीं होगा, यहाँ बताइएगा यहाँ पे किसने नहीं किया है अधिगम सिद्धांत, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा जो नहीं किए हैं, ठीक ना। इसमें देखिएगा कोहलर ने अधिगम सिद्धांत दिया है, ठीक ना। कोहलर ने अधिगम सिद्धांत दिया है, कौन दिया है? तो यह याद ना, इनका है सूज सूज का सिद्धांत, है ना। सूज का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसे भी कहा जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यह किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक ना। क्रिया प्रसूत, याद ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यह दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। यह आप यहाँ उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। जो नहीं दिया है तो बीएस ब्लूम ने, ठीक ना। बीएस ब्लूम ने नहीं दिया है, यह आप याद ना, इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा कि यह नहीं दिए हैं बीएस ब्लूम। इन्होंने बीएस ब्लूम ने क्या कहा कि इन्होंने जो बीएस ब्लूम ने 1956 में अपने शिक्षण अधिगम में इनका उद्देश्य जो है, तो इन्होंने दिया है शिक्षण उद्देश्य दिया है, ठीक ना। शिक्षण उद्देश्य इन्होंने दिया है 1956 में बीएस ब्लूम में। तो ये बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, बताइएगा। बालकों का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे हमेशा जो क्या होते हैं वो असफल हो जाते हैं। असफल रहने से मतलब वो क्या होता है, उसका अवधान होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर एक ही कक्षा में रहता है तो उसका क्या होता है, उसका विकास नहीं होता है, उसका अवरोधन उसे कहा जाता है। तो इसको याद ना कि किसी भी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहे तो उससे क्या कहा जाएगा, अवरोधन कहा जाएगा। तो यह बातें याद रखना, ठीक ना। उससे उसका विकास नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षा उसकी पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना यह छूट जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, बताएगा। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना में, समापन में, और प्रदर्शन कौशल में। ये आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि कौशल पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण यहाँ पे आता है। तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, आपसे पूछा जाता है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा जो कि कौशल में पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण जो होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। क्या होता है? प्रस्तावना कौशल होता है। इसमें देखिए जो प्रस्तावना कौशल के घटक भी होते हैं उसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो प्रस्तावना कौशल के भी कुछ घटक होते हैं, तो उसमें आप याद रखना, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंध, है ना, यह जो होता है प्रस्तावना कौशल के घटक होते हैं। आज इसमें और से कुछ घटक हैं। यहाँ पे उद्दीपन प्रभाव होता है, प्रश्नों में यहाँ पे तरमता जो मतलब उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसकी
यह जो होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रस्तावना कौशल के घटक होते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए, ठीक ना, ये भी आप याद रखना। तो ये होता है हमारा प्रस्तावना कौशल, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्तंभ ए स्तंभ बी से मिलान करना है, बताइएगा। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, स्तंभ ए स्तंभ बी से मिलान करना है। एनिमल इंटेलिजेंस पुनर्बलन की अनुसूची सारगर्भिता का नियम और अनुकलन। तो यह आपको बताना है, इन सबको मिलान करना है। तो इसमें बताएगा, देखिएगा एनिमल इंटेलिजेंस अभी बताए हैं, तो एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो यह थार्नडाइक ने दिया है। पुनर्बलन, जो पुनर्बलन की अनुसूची है, यह किसने दिया है, तो यह दिया है स्किनर ने। किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। सारगर्भिता का नियम किसने दिया है, तो सारगर्भिता का नियम की बात की जाए तो यह गेस्टाल्टवाद ने दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया है। उसके बाद हमारा अनुकूलन का नियम जो है, यह जीन पियाजे ने दिया है। तो यह इतनी बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा, तो इसको याद नहीं, ऑप्शन में हमारा यहाँ पे हमारा थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट और सेकेंड सही होगा। तो इस हिसाब से आप लोग इसको देखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो यह आपको बताना है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक ना, बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, जो हमारा यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, ठीक ना, निरंतरता का सिद्धांत जो है, यह कहता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होगा, जब तक आदमी जिएगा तब तक उसका विकास होगा, ठीक ना। तो यह कहा है निरंतरता का सिद्धांत, यह बातें याद रखना, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है, तो बताइएगा किस संशोधन से शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 52वें और 22वें संविधान संशोधन। तो यह शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया कब, 2002 में, ठीक ना, 2002 में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत इसे जोड़ा गया, तो अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद आप याद रखना 21 में जोड़ा गया, 1 से 21 में जोड़ा गया, तो 21 ये हो गया, ठीक ना। 21 से में इसको जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, जिसमें कहा गया कि राज्य को कहा गया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक ना, क्या कहा गया, निःशुल्क याद ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो यह याद रखना, यह 86वें संविधान संशोधन में कहा गया, ठीक ना, यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अभिप्रेरणा की बात की जाए, मैकडूगल्स हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, सिम्पसन हैं और विलियम जेम्स हैं। तो अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिए हैं, तो मैकडूगल ने दिए हैं। कौन दिए हैं, मैकडूगल ने। इन्होंने आपको याद रखना 14 प्रकार के, ठीक ना, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत बताए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, ये बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो ये आपको बताना है कि विकास किस अवस्था को लेकर कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह बताएगा किसे कहा गया है, तो यह आप याद ना, कहा है इन्होंने बाल्यावस्था को लेकर, ठीक ना, किसे कहा है, बाल्यावस्था को लेकर कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, यह पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है, स्किनर ने कहा है और यहाँ पे को एंड क्रो ने कहा है। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसको आप बताइएगा। तो बताइएगा इसमें देखिएगा, इसमें जो यह डिफिनीशन है, तो यह डिफिनीशन में आपको ध्यान देना होगा। यह कहा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड ने कहा है, ठीक ना। यह बातें याद रखना। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। और यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में
उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यह स्किनर ने कहा है। उसके बाद वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की क्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है, तो यह कहा है वुडवर्थ ने। यह आप लोग याद ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मिलान करना है, सूची ए तथा सूची बी को मिलान करना है। सूची ए तथा सूची बी को मिलान करना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बताइएगा ब्रूनर ने कौन सा प्रतिमान दिया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ब्रूनर की बात की जाए तो कौन सा प्रतिमान दिया है, तो यह दिया है इन्होंने समप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, है ना, यह ब्रूनर ने दिया है। आशुबेल ने क्या दिया है, तो आशुबेल ने दिया है हमारा यहाँ पे यह अग्रिम संगठन शिक्षण का प्रतिमान दिया है। ग्लेजर ने क्या दिया है, तो ग्लेजर की बात किया तो ग्लेजर ने दिया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है। गार्डनर की बात किया तो गार्डनर जो है सिनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन से होगा, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना, ए ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह आप लोग याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, बताएगा समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। आंकड़ा संग्रहण करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान के प्रथम चरण की बात की जाए, यह आपसे पूछा है। तो इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। देखिएगा जो समस्या समाधान का प्रथम चरण जो होता है हमारा, वो क्या होता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी बच्चे का क्या करेंगे, पहली समस्या को पहचानेंगे, ठीक ना, उस पहले समस्या को पहचानेंगे, तो यही हमारा प्रथम चरण है। उसके बाद उसका आंकड़ा हम तैयार करेंगे, क्या करेंगे, आंकड़ा उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो होता है हमारा, फिर उसके बाद परिकल्पना उस पर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। तो यह हमारा तीसरा हो गया। परिकल्पना का फिर परीक्षण करेंगे, ठीक ना, परिकल्पना का फिर परीक्षण करेंगे, यह हमारा हो गया चौथा। तो इतनी बातें याद रखना, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो समस्या समाधान में जो समस्या समाधान विधि होती है वो 5 चरण होता है इसमें, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 5 चरण होता है समस्या समाधान का, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो हमारा, यहाँ पे समस्या की पहचान करना, यह समस्या समाधान का प्रथम चरण है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे बच्चों का, यहाँ पे देखिएगा बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोलाचनात्मक, जो यहाँ पे मनोलाचनात्मक क्या, साइकोमोटर, ठीक ना, साइकोमोटर इंग्लिश में कहा जाता है, पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एवं एकाधिकारकवादी होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा। तो यह आपसे पूछा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, यह आपको ध्यान देना होगा। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे कि बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और यहाँ पे मनोचालात्मक पक्षों का विकास हो, ठीक ना। यहाँ पे आपको इतनी बातें याद रखना है, जो कॉग्निटिव और इफेक्टिव एंड साइकोमोटर का पक्षों का विकास हो, इसमें हमारा इसमें बात की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, बताएगा। यह 2 स्तर हैं, स्मृति और बोध स्तर, ठीक ना, स्मृति और बोध स्तर यह 2 प्रकार के हैं। स्मृति स्तर की बात की तो स्मृति स्तर जो है शिक्षण, यह प्रतिमान होता है जिसमें यह दिया है किसने, स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया है। किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने, ये भी आप याद रखना, इसने हर्बर्ट ने दिया है, यह हर्बर्ट ने दिया है। और बोध स्तर किसने दिया है, तो बोध स्तर की बात की जाए तो यह मैरिसन ने दिया है। कौन, हेनरी सी मैरिसन, यह याद आना H.C. मैरिसन, ठीक ना, मैरिसन ने दिया है। तो यह इसमें से उभयनिष्ठ पूछा है, तो उभयनिष्ठ इसमें से आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं स्मृति स्तर, ठीक ना, स्मृति स्तर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बोध स्तर लिखते हैं, ठीक ना, बोध याद ना, बोध स्तर। इसमें से हम सभी को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला जो होता है स्मृति स्तर में जो होता है प्रस्तावना, ठीक ना, प्रस्तावना जो होता है वो हमारा होता है। दूसरे पे जो होता है हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, इसको याद रखना। तीसरे पे जो होता है हमारा, तीसरे पे जो होता है स्पष्टीकरण तथा तुलना, क्या होता है, याद रखना, स्पष्टीकरण तथा तुलना, ठीक ना, तथा तुलना यह होता है, तुलना यह होता है। फिर चौथे पे जो आता है हमारा सामान्यीकरण आता है, क्या आता है,
सामान्यीकरण होता है। उसके बाद जो पांचवा होता है इसमें, पांचवा जो इसमें होता है वो होता है प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग होता है। यह हमारा स्मृति स्तर में आते हैं। उसके बाद बोध स्तर में क्या पूछा जाता है? तो इसमें होता है अन्वेषण, ठीक है ना, अन्वेषण। अन्वेषण जो होता है, अन्वेषण होता है पहला। दूसरा पे जो आता है हमारा प्रस्तावना, सॉरी प्रस्तुतिकरण आता है, ठीक ना, प्रस्तुतिकरण आता है, प्रस्तुतिकरण आता है। तीसरे पर जो आता है हमारा, दूसरे पर वो आत्मीकरण कहा जाता है या इसे परिपाक कहा जाता है, ठीक है ना, इसे परिपाक भी कहा जाता है, इसे आत्मीकरण भी कहा जाता है। तो आत्मीकरण आप इसको याद रखना। उसके बाद चौथे पर जो आता है, चौथे पर व्यवस्था आती है, ठीक ना, व्यवस्था आती है। फिर पांचवें पे जो आता है हमारा वर्णन, ठीक ना, वर्णन, इसका आता है वर्णन अथवा इसे अभिव्यक्तिकरण भी कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा इसमें समान जो होता है वो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक ना। इसमें दोनों में जो समान होता है हमारा उभयनिष्ठ होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा। तो इस हिसाब से हमारा उभयनिष्ठ जो होता है प्रस्तुतिकरण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है, बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें आपको बताना है, इसमें देखिएगा जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे पूछा है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है। तो पुनर्बलन की बात की जाए तो पुनर्बलन का सिद्धांत ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होता है। इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि स्किनर ने दिया है, ठीक ना, स्किनर ने दिया है। यह आपको याद रखना है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यह पावलोव ने दिया है, इसको याद रखना। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है, इसको याद रखना, थार्नडाइक ने दिया है। सूच का सिद्धांत जो है यह कोहलर ने दिया है, ठीक ना, कोहलर ने दिया है। यह बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा डी से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? बताएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। अंतःप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें देखिएगा अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है यह आपको याद रखना कि ब्रूनर ने नहीं दिया है, ठीक ना, यह ब्रूनर ने नहीं दिया है, यह पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। पियाजे जो कि यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से की दूसरी उप अवस्था है। अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है। यह बातें याद रखना, जो कि यह 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, ठीक ना। इसमें जो यह ऑप्शन हमारा से होगा ए। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, यह आपको याद रखना होगा कि यह ब्रूनर ने दिया है। इतनी बातें याद रखना। यही ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 3 भागों में बताया, ठीक ना, यह आप इतनी बातें याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो अभी हम 5 पदें बताए हैं वह यहाँ पे बोध स्तर में। तो मॉरिसन ने बताएगा प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण और वचन या इसे अभिव्यक्तिकरण भी कहा जाता है। तो यह आपको क्रम में लगाना है, इसमें आपको इसको क्रम में लगाना है। तो इसमें आप बताइएगा क्रम में। तो पहले पर क्या आएगा हमारा? पहले पर क्या आएगा? खोज आएगा, यह आएगा हमारा पहले पर। उसके पर प्रस्तुतिकरण दूसरे पर आएगा। उसके बाद हमारा जो आता है दूसरे के बाद हमारा आता है, तो हमारा आएगा यहाँ पे आत्मीकरण, ठीक है ना, आत्मीकरण जो हमारा तीसरे पे आ जाएगा। फिर चौथे पे क्या आएगा? चौथे पे जो आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पे संगठन या व्यवस्था। उसके बाद 5वें पे जो आएगा हमारा, 5वें पे यह आता है हमारा वाचन अभिव्यक्ति। तो इस हिसाब से हमारा जो मिलेगा यह हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो हेनरी जो मैरिसन है उन्होंने बोध स्तर के ये शिक्षण प्रतिमान दिए हैं 5 पदों। इसका नाम आपको याद रखना, इसके क्रम में पूछा जाता है एग्जाम में, अभी बताए हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है पूछा है। अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो इसमें से जो छात्र यहाँ पे पूछा है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें तो देखिएगा यहाँ पे जो ब्लूम है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, सॉरी ब्लूम जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 वर्गों में विभाजित किया है। यह आपको याद रखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र पूछा है तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 वर्गों में विभाजित किया है। यह आपको ध्यान देना होगा, जिसमें से कहा गया पहला ज्ञान होगा, ठीक ना, पहला क्या होगा? ज्ञान। दूसरे पर याद रखना, दूसरे पर क्या होगा? तो दूसरा बोध होगा, ठीक ना, क्या होगा? दूसरा बोध होगा। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा की बात किया तो अनुप्रयोग होगा, ठीक है,
अनुप्रयोग होगा, ये भी आप याद रखना। चौथा क्या होगा, चौथे की बात की जाए तो चौथा जो होगा विश्लेषण, ठीक ना, विश्लेषण होगा, ये भी आप याद रखना, विश्लेषण होगा। फिर पांचवें पर बात की जाए तो पांचवा जो है संश्लेषण होता है, ठीक ना, संश्लेषण याद रखना, संश्लेषण होता है। फिर छठवां जो होता है हमारा, छठवां आपको याद रखना मूल्यांकन, क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र है, यह जो 6 ब्रूनर ने दिए हैं, यह आपको याद रखना है। इसका अगर बात की जाए तो यह 1956 में इनकी बुक है एक, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, उसमें दिया है। इसको आप लोग याद रखना। इसमें से पूछा है, जो नहीं है तो जो नहीं है आपसे पूछा है तो वो हमारा जो है अनुमूल्यन, ठीक है, अनुमूल्यन इसमें नहीं है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, बताएगा। अधिगम का वक्र नहीं है, नतोदर, मिश्रित और यहाँ पे मम्बोत और उन्नतोदर, बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे लंबवत होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लंबवत, लंबवत होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे यही ऑप्शन जो हमारा सही होगा कि अधिगम जो वक्र होता है यह कभी नहीं होता है ना, यह हमारा अधिगम वक्र नहीं होता है। अधिगम वक्र की बात की तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, 4 प्रकार के होते हैं, इतनी बातें याद रखना। एक होता है सरल रेखीय, ठीक ना, सरल रेखीय, सरल रेखीय जो होता है यह आप याद रखना। उसके बाद एक होता है हमारा, उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है उन्नतोदर दर होता है, यहाँ पे उन्नतोदर दर, जिसे हम इसे कन्वेक्स कर्व कहा जाता है। तीसरा जो होता है हमारा, तीसरे की बात की जाए तो इसे नतोदर कहा जाता है, नतोदर कहा जाता है। और चौथा को कहा जाता है हमारा मिश्रित, ठीक ना, क्या कहा जाता है, मिश्रित वक्र कहा जाता है। तो यह जो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे लंबवत होगा, तो यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग ये 30 प्रश्न देखिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।